तर्क मोहब्बत पर भी होगी उनको नदामत हमसे ज़्यादा। तर्क मोहब्बत तर्क मोहब्बत पर भी होगे उनको नदामत हमसे ज़्यादा। किसने की है कौन करेगा उनसे मोहब्बत हमसे ज़्यादा। तर्क मोहब्बत पर भी होगे उनको नदामत हमसे ज़्यादा। किसने किया कौन करेगा उनसे मोहब्बत हमसे ज़्यादा। आदाब नाज़रीन, ख़ास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी मौसीकी रेज़ शख्सियत मौजूद हैं जिनका पूरा खानवादा ही क्लासिकल मौसीकी में उस्ताद रहा है। उस्ताद रज़ा अली ख़ान साहब एक ऐसा नाम है जिनके नाम के साथ पटियाला घराने का वो नाम जुड़ा हुआ है जिसमें हमने बहुत बड़े बड़े उस्ताद देखे। उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, उस्ताद अल्लाह बख्श साहब, उस्ताद फ़तेह अली ख़ान साहब और उनके ख़ुद वालिद उस्ताद मुनव्वर अली ख़ान साहब। तो ये एक ऐसा खानवादा है जिसने हिंदुस्तान में क्लासिकल मौसीकी की न सिर्फ परवरिश की है, इसको एक नई बुलंदी भी अता की है। तो हमारे साथ ईद मिलन की तकरीब में हमारी मुलाकात उस्ताद रज़ा अली ख़ान साहब से हुई तो हमने उनसे गुजारिश की कि क्यों ना उनसे हम आज की मौसीकी और पुरानी जो एक हमारे रस्म व रिवाज की जो मौसीकी थी और जो अब सब कुछ चल रहा है उसको लेकर कुछ बात करें, कुछ अलग से बात करें। और हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमें वक्त दिया है। उस्ताद साहब, आपका खैर मकदम है इस ख़ास मुलाकात में और हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने हमारे नाज़रीन को और हमें इस लायक समझा कि आप यहाँ तक तशरीफ़ लाए। हैदराबाद में आपका प्रोग्राम देखा और हमने देखा कि आप कुछ अलग किस्म की, आपकी ये फरमाइशें भी अलग किस्म की हो रही थी और आप कुछ अलग किस्म का पेश कर रहे थे जो इन दिनों सुनने में नहीं आता है। ऐसा क्या है कि लोग इतनी खूबसूरत चीज़ों को छोड़ने लगे हैं? सबसे पहली बात है कि इस बात का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ईटीवी का एक बड़ी ही यादगार महफिल रही और वो सारा माहौल जो है मुझे वो महराबें और वो उस ज़माने का, ज़ाहिर हैदराबाद एक बहुत ही क़दीमी शहर है हमारे मुल्क का। यहाँ की तहज़ीब भी एक अपना ही एक मुनफरद अंदाज़ है उसका। तो वो सारी चीज़ों को देखते हुए कुछ पुरानी यादें भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं हमारी। तो कुछ दिल हमारा भी कहा, मतलब किया कि मैं कुछ ऐसा पेश करूँ आप लोगों के सामने। अर्ज़ ये है कि मौजूदा दौर में जो मौसीकी है, एक तो हमारे उस्ताद जो थे, उस्ताद मुनव्वर अली ख़ान साहब, बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब, बरकत अली ख़ान साहब, और जैसे कि आप इससे पहले फरमा रहे थे कि इतने सारे नाम आपने लिए, तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है हिंदुस्तानी मौसीकी में वो इतना इमेंस है कि मतलब उसके बारे में अगर मैं अभी शुरू करूँगा तो आपको मेरा ख्याल है पूरा दिन ही देना पड़ेगा मुझे। तो बहरहाल कंसाइसिव उसमें गुफ्तगू में मैं यही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि उनका जो गाना बजाना है वो तो क्या कहने हैं। तो आज के मौजूदा दौर के अंदर में मैं एक ब्रिज बनना चाहता हूँ उस मौसीकी जो कि रिवायती है और आज की जो जदीद मौसीकी और जो जदीद लोगों के जो ज़ौक़ हैं उनमें ज़रा सा कुछ मैं उसको पुरानी और नई को ज़रा मिला के कुछ
पेश करूं। नहीं, लेकिन ऐसा महसूस किया जा रहा है कि क्या नई जो नस्ल आ रही है वो मेहनत नहीं करना चाहती है? जिस तरीके से आपको तो उनकी गोद में खेलने को मिला बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब की, और फिर उसके बाद आपके वालिद मुनव्वर अली ख़ान साहब ने आपकी तरबियत की, और बहुत मेहनत। मैं कहीं पढ़ रहा था कि 14 बरस की उम्र में जब आपसे पहली बार उन्होंने अचानक पीछे मुड़ के कहा कि अब आज तुमको पेश करना है, तो और उसके वक्त बाद उन्होंने कुछ कहा भी कि अगर कामयाब नहीं हुए तो देखो मैं क्या हालत कर दूँ, यही सबके। क्या ये वाकई सच्चा है? ये बिल्कुल सही है। वो अचानक उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आवाज़ लगाओ ज़रा हमारे साथ, तो मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया और जर्द हो गया बिल्कुल। तब उन्होंने कहा कि हाँ लगानी भी है और बिल्कुल सही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई गलती करो तो नहीं तो यहीं थप्पड़ मारूंगा तुमको सबके सामने। तो बहरहाल वो एक तो ये कि बेइज्जती का खौफ और मार का खौफ उस्ताद की, बहरहाल वो अल्लाह का करम रहा कि मैंने अपनी पूरी एनर्जीज लगा के वो उनके साथ में आवाज़ लगाई। तो वो जब उन्होंने कहा कि हाँ शाबाश ठीक है, तब मेरा दिल ज़रा बड़ा और फिर ज़ाहिर है मैं फिर उनके साथ गाता रहा। तो ये बिल्कुल सही है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आज के लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं, यकीनन कर रहे होंगे, क्योंकि जो फ़नकार है वो करोड़ों में एक होता है, हमेशा हर दौर में ही रहा है, या लाखों में एक होगा। ये नहीं कि लोग मेहनत वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह मैं दुआ करता हूँ कि क्योंकि इस मौसीक़ी को ज़िंदा रहना है और आइंदा मुस्तक़बिल के लिए ये बहुत ज़रूरी है, तो यकीनन अच्छे लोग भी आएंगे आपके सामने, ऐसी बात नहीं, जो मेहनत कर रहे होंगे। लेकिन ज़्यादातर मैं यही देख रहा हूँ कि शॉर्टकट्स जो हैं वो ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। नहीं, देखिए जिस तरह के हम टेलीविज़न चैनल्स वगैरह पे म्यूज़िकल शोज़ वगैरह देख रहे हैं, टैलेंट हंट के नाम के ऊपर अचानक कोई आइडल बन जाता है, उसके बाद फिर वो कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चलता। बहुत से लोगों को वहाँ पर फिल्म के प्रोड्यूसर्स कहते हैं कि ये आवाज़ तो मैंने कभी सुनी नहीं, देखी नहीं, और अगली फिल्म में मैं आप गाना गा रहे हैं, फिर उसके बाद वो आवाज़ें नज़र नहीं आती। ये कहीं ना कहीं लोगों को शॉर्टकट की तरफ राग़िब करता है और उस असल जो रूह है मौसीक़ी की उससे दूर ले जाता है। थोड़ा बहुत मैंने भी देखा है कि ये जो जितने भी ये कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें कुछ मैं भी जजेस में मैं भी शामिल था। डीडी पे भी हाल ही में हुआ था बेगम अख्तर की याद में, उसमें मैं था। तो मकसद ये कहने का है कि वो पार्टिसिपेंट्स जो आ रहे हैं, गज़ल एक ऐसी चीज़ है कि इसमें मौसीक़ी आपकी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन आपका तलफ़्फ़ुज़ अगर सही नहीं है तो मौसीक़ी पे उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि पहले डिक्शन जो है, जो तलफ़्फ़ुज़ है, उसके ऊपर में बहुत ध्यान दें, बाकायदा उर्दू सीखें, उसके बाद गज़लें गाएँ। अगर आपको उस दौर की गज़लें गानी है जो कि बेगम गाया करती थी, तो उसमें अच्छी अच्छी आवाज़ें भी जो है ना डिस्क्वालीफाइड हुई, मैंने की, मैं इस बात पे बड़ा स्ट्रिक्ट था। तो और उसके बाद जैसे कि आपने कहा, अब वो जो ये जो हो रहे हैं प्रोग्राम्स, तो उसके अंदर में जो पुराने फिल्मी गाने हैं उसके ऊपर ही डिपेंडेंट है, यानी उसकी डिमांड आज भी है, यानी मेलोडी की डिमांड है। देखें ना, सही कह रहे हैं। आज के मौजूदा दौर में के गाने वो नहीं गाते हैं, वो गा रहे हैं आपके 50s के 60s के गाने, मैं जी रफ़ी साहब के गाने, किशोर साहब के गाने, लता जी के गाने, आशा जी के गाने, तो उनको ही गाना उन्हें पड़ रहा है, यानी उनको ज़रूरत आज भी उसी गाने की है। और जाहिर है वो अब एक बचपने से आदमी एक गाना सुन रहा है, सुनते 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 अगर 15-16 साल या 20 साल अगर वो सुन रहा है तो जाहिर है वो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। लेकिन नई तौर से अगर कोई कंपोज करे, ये करे, उसके लिए एक ग्राइंड में जाना होगा, उसको बाकायदा सीखना पड़ेगा, क्लासिकल रियाज करना पड़ेगा, फिर ही जाके कि उसको भी समझ में आएगा हाँ भाई ये तर्ज अलग है तो इसको मुझे यूँ गाना है, ये उसका एक्सप्रेशन है। अरे तो अचानक उनको रातों रात जो एक शोहरत मिल जाती है, एक चमक मिल जाती है रोशनियों की, उससे वो फिर उनके अंदर वो ज़्यादा सीखने का जज्बा तमाम। बिल्कुल, वो एक अलग एक सेगमेंट है जिसको ऑर्केस्ट्रा सिंगिंग हम कहते हैं। तो वो ऑर्केस्ट्रा सिंगिंग इन द सेंस ये है कि जैसे तकारीब में उनको बुलाया जाता है, फिल्मी गाने वो गाते हैं, वो एक टीवी पे आ गया है। जी हाँ, वो उसी तरह से वो वैसे ही वो बजेगा, या आजकल वो कराओके हो गया है। तो जो ये जो आपका कसूर पटियाला घराना है, जिसमें कहीं मैंने पढ़ा बहुत पहले कि आपके यहाँ का एक अलग तान के ऊपर कुछ आप लोगों का एक बहुत ज़ोर होता था, शायद वो मैं इतना मौसीक़ी के बारे में जानता नहीं, लेकिन शायद सब तान और एक गमक तान, कुछ तान है, गमक तान है। हाँ सर, तो वो क्या है ये पटियाला घराने की ख़ास एक मखसूस क्या? नहीं, ये क्लासिकल मौसीक़ी ऑन द होल
उसका एक बहुत अहम हिस्सा है। असल गायकी जो है वो तो ग्वालियर घराने की है, और ग्वालियर घराने समझिए मादर है सारे घरानों की, सब ने उनसे ही सीखा, उनसे ही शागिर्द हैं उनके। तो ये सारी चीज़ें जो नियामत खां और फ़िरोज़ खां यानी अधारंग सदारंग, उनसे ये सिलसिला चलता है। उन्होंने मॉडर्न ख्याल जो आज के दौर में जो गाया जा रहा है वो काफ़ी हद तक उनसे ही लिया गया है। उसमें फिर दूसरे दीगर उस्ताद आए, उन्होंने अपनी कुछ इनपुट्स डाले, लेकिन वो सारे ग्वालियर घराने के ही हैं। नहीं, जैसे ध्रुपद गायकी वगैरह है, वो सब इसी में आके कहीं ना कहीं इम्तिजाज होता है इनका। जी नहीं, ध्रुपद बिल्कुल अलग चीज़ है, वो अलग हो जाता है। उससे ही मतलब ख्याल का इम्बाइब कहते हैं लोग। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि ये बाद में भी आया, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो ध्रुपद में क्या होता है, ये गमक की ताने या ये सपाट ताने या अकेरी तान या ड्योड़ी तान ये नहीं कहते, उसमें बिल्कुल सपाट होता है, यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा गाना है, मींडों से होता है काम, हल्की हल्की लहक होती है, तो वो ध्रुपद जो है उस तरह से गाए। झुंझला लजाए हैं फिर मुस्कुराए हैं, झुंझलाए हैं लजाए हैं फिर मुस्कुराए हैं, किसे तेरा मुझसे हम उन्हें याद आए हैं, झुंझलाए हैं ले जाए फिर मुस्कुराए, किसे तेरा मुझसे उन्हें हम याद आए हैं, झुंझलाए हैं ले जाए हैं फिर मुस्कुराए। अब जाके आह करने के आदाब आए हैं, अब जाके आह करने के आदाब आए हैं। ख़ास मुलाकात में यहाँ वक्त मुख्तसर वक़फ़े का, कहीं जाइएगा नहीं। यहाँ हमारी उस्ताद से और भी गुफ्तगू होनी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें होनी है। आपका जो घराना बहुत पहले महाराजा पटियाला के उसमें जब आप लोग करते थे, तो आपके यहाँ के ख्याल या आपके यहाँ का जो एक ठुमरी वगैरह वो बहुत मशहूर होती थी कल, तो वो क्या एक कोई मखसूस पटियाला घराने के लिए भी कुछ अलग लय ताल है? ये कसूर का कंट्रीब्यूशन है, कसूर का है। पटियाला घराने में ख्याल गायकी जो थी बड़ी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, यानी कि वही उसका मेन प्रधान वही था। लेकिन हमारे बुजुर्ग क्योंकि कसूर से हैं, हम कसूर से हैं, तो हमारे यहाँ हमारा घराना उनसे भी पुराना है, पटियाले घराने से भी। तो ये ठुमरी का जो अंदाज़ है जो हमारे यहाँ का बिल्कुल मुनफरिद है, जो हमारे ख़ानदान का ही है, और उसमें सारी दुनिया में मतलब आज लोग जो है उनको ही फॉलो कर रहे हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि बड़े गुलाम अली खान साहब की जो ठुमरियाँ हैं, याद पिया किया है या आयना वालम है या आजा वालम परदेसी है या वो बागों में पड़े झूले, अभी सभी गा रहे हैं, हर घराने के लोग गा रहे हैं।
नहीं, कभी कभी उर्दू सर्विस पर हम बड़े गुलाम अली खान साहब का इंटरव्यू वगैरह सुनने को मिल जाता है, पुराना जो आर्काइवल उसका है। तो ये जो आपने याद पिया किया है, वो जिस अंदाज से वो पेश करते हैं अब आजकल कोई नहीं कर पाए। वो कैसे होगा, वो तो उस दौर में भी कोई नहीं कर पाता था। वो तो वाहिर है कि वो बड़े गुलाम अली खान साहब जो हैं, उन्होंने एक ऐसी पेशकश की है कि जो एक आसमान बना के चली गई। जो भी उन्होंने गाया, चाहे वो याद पिया कि आए हो, या प्रेम की मार कटार हो, या वो मुग़ल आज़म में जो वो प्रेम जोगन बन के है, तो ये एक आसमान है मौसीकी में। मेरा ख्याल इससे बेहतर हमें कोई मिसाल मिलती नहीं है। या भोर बही टू तोड़ी बाँट, वो इत्तेफाक से रहमान साहब ने उसको श्रेया घोषाल से भी गवाया था दिल्ली 6 फिल्म में। तो मेरा ये कहने का वो एक आसमान है, उससे बियॉन्ड हम सोच ही नहीं सकते। क्या उसको आसमान तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है। तो सवाल यहाँ से यही निकलता है, जब आप एक उस आसमान के घराने से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपकी जिम्मेदारियां कितनी बढ़ जाती हैं। ये आपके लिए ये फ़ायदे की बात होती है कि आप उनके ताल्लुक़ है आपका उनसे, या एक आपके लिए दबाव की बात हो जाती है? दोनों हैं भाई। एक तो ये है कि वो एहसास भी है कि भाई मैं बड़े गुलाम अली खान का खून हूँ, और दूसरी बात है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन भी कुछ ज़्यादा ही है हमसे। दूसरों की गलतियाँ जो हैं वो नज़रअंदाज हो जाती हैं, हमारी नहीं हो पाएंगी। तो हमें ये चैलेंज लेना होगा, और चैलेंज लेना हमने लिया, तो आज ये काम कर रहे हैं। लोगों की बड़ी बातें सुनी, वो कुछ सही भी थी, कोई गलत भी थी, लेकिन क्रिटिसिज्म बहुत फेस करना पड़ा, आज भी करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम उस रिवायत को लेके चल रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है, चलते हैं उस बात को लेके। एक और बात ये सोचने को मजबूर करती है कि आपने, हमारे जो ग्रुप एडिटर थे राजेश रैना साहब, उन्होंने एक फरमाइश की, बागों में पड़े झूले। तो उसको लेकर आप बहुत जज्बाती हो गए थे, वो क्या वजह थी उसको? नहीं, जब उन्होंने वो फरमाइश मुझसे की और जब मैंने वो सिर छेड़े और मैं जब गाने लगा, तो मेरे छोटे दादा उस्ताद बरकत अली खान साहब, तो मैं वो एकदम से याद करने लगा। वो जहन में आया कि वो क्या लोग थे, और फिर मैंने कोशिश की है, और जितनी भी मुझसे हो सकी। वो तो खैर बहुत बड़े लोग थे, तो कुछ आवाज़ मेरी भी ऐसी लगी, तो मुझे काफ़ी एक ये हुआ कि शायद मैं कुछ एक रत्ती बराबर उनके बराबर भी हो, मतलब कुछ कर सका। और रैना साहब ने जब वो सुना और फिर आके मुझे स्टेज पे उन्होंने कहा कि बड़ा अच्छा लगा उन्हें, तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई कि जो उनके मायार जो है सुनने का, उस पर मैं भी ज़रा पूरा उतरा। और दूसरी बात यह कि मुझे लोग जब मेरे दादा से, देखिए मुझे अपने जो हमारे कंटेम्परीज हैं उनसे नहीं मिला के मुझे सीधा बड़े गुलाम अली खान साहब से मिला देते, तो एलिवेटेड हो जाता है मेरा स्टेटस बहुत ज़्यादा। मैं इस हिसाब से बड़ा खुशनसीब। बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। बागों में पड़े झूले। बहुत शुक्र करें, ज़रा सा बढ़ा दीजिए, ज़रा ऊपर। ये
रक्स सितारों का, ये रक्स सितारों का, ये रक्स सितारों का। रक्स, रक्स यानी कि नाच, और आवाज से कोशिश कि रक्स महसूस हो, सितारों का रक्स। ये रक्स सितारों का, सितारों का, सितारों का, ये रक्स सितारों का। सुन लो कभी अफसाना तकदीर के मारो, बागों में पड़े झूले, ये एक तरह से पंजाब में जो जिस तरह का माहिया वगैरह गाया जाता है वही है ये, जिसमें दो शेर नहीं होते, तीन होते हैं, वो है ना। तो उसमें जो है ये वैसे भी गजल गायकी के अंदाज से अगर देखें तो मुश्किल हो जाता है, और ये शायद महाराजा हरि सिंह के ही वहाँ पे दरबार में गाया जाता था। महाराजा हरि सिंह जो हैं वो मेरा ख्याल है कि देखिए उस ज़माने में जो पेट्रोनेज होती थी गवैयों को, वो राजा और महाराजा से भी थी। तो मेरे जो परदादा थे उस्ताद अली बख्श खां साहब और काले खां साहब, ये दोनों महाराज कश्मीर के यहाँ थे, लेकिन अली बख्श खां साहब जो थे वो उनके बहुत चहेते थे। उनके बगैर उनको ज़रा भी चैन नहीं आता था। अगर वो एक घंटे के लिए भी अगर वो हो जाए तो कि भाई कहाँ है अली बख्शा, बुलाओ उसको, तो वो उसके उनकी जो है ना आवाज़ के बगैर या उनकी सोहबत के बगैर वो नहीं रह पाते थे। तो यानी कि ये है कि जब ग़ुलाम अली खां साहब पैदा हुए हैं कसूर में, तो उन्होंने कहा भाई मेरे यहाँ बेटा पहला पैदा हुआ है, तो अगर आपकी इजाज़त, उन्होंने कहा जाओ और मेरी गाड़ी में चले जाओ। तो वो आ गए वहाँ से, श्रीनगर से लाहौर आ गए, और थोड़ी देर के बाद में देखा कि महाराज भी चले आ रहे हैं वहीं पर, कि भैया मेरा दिल नहीं लग रहा था। यानी इतनी चाहत थी उनको। नहीं, ये एक मौचाहत भी थी और एक एजाज भी देने वाली बात हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमने देखा कि करण सिंह साहब जो उनके बेटे, वो भी मैंने उनको एक जो बहुत ही ज़ाती नौयत की जो नशिस्त वगैरह होती हैं उनमें मैंने उनको सितार लेके और गाते भी देखा। बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने बहुत ज़्यादा कश्मीर की रियासत जो थी वो गाने बजाने को उन्होंने बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया, बहुत खिदमत करी मौसीकारों की, और मौसीकी को ज़िंदा रखने के लिए एक बहुत बड़ा वो ये था कि आज तक जो हमारे पास है वो उनकी ही देन है। अगर वो लोग नहीं होते तो शायद ये नामुमकिन होता। एक और इसी से सवाल उभरता है कि पहले राजा महाराजा थे जो जिनके दरबार में लोग होते थे जो मौसीकी वगैरह को फ़रोग़ दे देते थे। आज क्या वो कमी महसूस होती है, या उसके या कुछ और रास्ते निकल आए हैं? और रास्ते तो हैं, अब कॉर्पोरेट्स हैं, गवर्नमेंट है, लेकिन वो एक ख़ास जो एक मखसूस रुतबा होता था वो कहीं पीछे चला गया है। जी हाँ, वो जो क्वांटिटी थी, मकसद कहने का कि एक आदमी का पूरा खर्च, उसके पूरे ख़ानदान का खर्च, उसको हवेली देना, एक हवेली दे दी गई और नौकर चाकर दे दिए गए, और कहा कि भाई आप रियाज़ करें और इसमें जितना भी आप सोच सकते हैं कंट्रीब्यूट करें, हमें भी सुनाते रहें। तो वो एक घराने चलते थे, शागिर्द भी तैयार होते थे, वो मौसीकी को फ़रोग़ देने में मदद मिलती थी। फिर रेडियो टेलीविज़न भी पहले बहुत ज़्यादा, आप तो खैर एक क्लास में ऑल रेडियो पे बहुत पहले से ही रहे हैं, लेकिन जो अब बाद में आ रहे हैं, अब ज़्यादा प्रोग्राम्स वगैरह रेडियो वगैरह पे, रेडियो के प्रोग्राम काफ़ी कम हो गए, उसी तरह से टेलीविज़न में भी बहुत कम हो गए। आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा हैं और प्रोग्राम का जो सेगमेंट है, जो स्लॉट है, वो बहुत कम है। तो लिहाजा ये एक गवर्नमेंट ने तो जैसे डीडी भारती बना दिया है, या और भी बहुत से चैनल्स हैं, सिर्फ इसी के लिए उन्होंने वक्फ कर दिए हैं
लेकिन उसमें भी इतने आर्टिस्ट हैं कि सबको मौका नहीं मिलता। तो क्या हुकूमत को मौसीकी को फ़रोग़ देने के लिए क्या कुछ अलग से करना चाहिए? ऐसे तो कई वजारतें हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद आपको लगता है कि मौसीकी इस मुल्क में उस तरीके से फ़रोग़ नहीं पा रही है जो जिस तरह से फ़रोग़ पाना जी हाँ, चाहिए? वो खिदमत जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही है। उसकी वजह ये है कि अगर आप गधे को, घोड़े को और हर को एक साथ ही अगर खड़ा कर देंगे तो उसमें यानी कि जिनको वाकई जो इस काम के अंदर में फ़ायदा दे सकते हैं मौसीकी को, उनको ना फ़रोग़ दे के सभी को अगर देना शुरू करें वो थोड़ा थोड़ा जो है, तो उसमें ये काम नहीं होगा। जो अच्छे हैं, जो आउटस्टैंडिंग क्लास है, उनको अलग करना चाहिए, सबको ही मौका मिले। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं हो, लेकिन उनके लिए कुछ और एक प्लानिंग होनी चाहिए कि भाई इन लोगों को इस तरह से प्रिजर्व किया जाए। आपने फिल्मों की तरफ रुख कभी करने की कोशिश की? क्योंकि फिल्मों के बगैर जो है एक शनाख्त और पहचान नहीं मिल पाती। बिल्कुल सही बात है कि फिल्म में आज आ जाने से बहुत ज़्यादा शोहरत जो है बहुत हो जाती है। वैसे आपने मैं अगर मेरी याददाश्त साथ दे रही है तो पिनाज मसानी और इन सबको डायरेक्ट जी हाँ, मैंने डायरेक्ट किया और बड़ा अच्छा उन्होंने हमारी तर्जों पे खूब अच्छा गाया और मुझे बड़ी खुशी है। गुलाम अली साहब ने भी गाया और फ़रीदा खानम ने भी गाया और भी बहुत से लोगों ने, मैंने खुद भी बहुत की। फिल्म का भी इत्तेफाक हुआ, कई गाने मैंने रिकॉर्ड करे, लेकिन वो इत्तेफाक से वो लोगों तक नहीं आ पाए किसी वजह से। अभी हाल में मैंने एक बंगाली फिल्म नवाब नाम से अभी 28 जुलाई को वो रिलीज़ हो रही है, तो उसमें एक ठुमरी नुमा गाना है जो मैंने गाया है। मुझे उम्मीद है कि लोग उसे पसंद करेंगे। आप थोड़ा सा हल्का सा एहसास करा सकते हैं उसका? जी अच्छा। सैया बेईमान, सैया बेईमान है, सैया बेईमान, सैया बेईमान, चोखे चोखे कथा बोले मुखे बोले ना, सैया बेईमान, सैया बेईमान है। वाह वाह। तो इस फिल्म में कितने गाने हैं ये नवाब में? जो ये मैंने एक ही गाना गाया। आपने एक ही गाया? गाने तो बहुत से होंगे। अच्छा। और बड़े वो बिल्कुल अलग अलग किस्म के गाने हैं, लेकिन एक सेगमेंट में उन्होंने इस गाने को दिया है। तो अब आपका ख्याल है कि आप फिल्मों की तरफ ज़्यादा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर तो कोई अगर चाहे मुझे मेरे सेगमेंट में, देखिए ऐसा तो नहीं कि अगर मैं ये गाना अगर मेरा इंशाल्लाह मकबूल होगा और पॉपुलर होगा तो यानी कि मैं हर किस्म का गाना गाऊंगा, ये नहीं है। जो मेरी मौसीकी को या मेरी आवाज़ को जो सूट करे, अगर उसमें वो वैसा अगर कोई गाना सोचता है तो मैं ज़रूर हाजिर हूँ। नहीं, हमने महसूस भी यही किया है कि आपको तकलीफ़ भी होती है कि जो हमारी ख़ास हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी है उसको तर्क करके और कुछ उनमें कुछ इस तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं जिससे आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, कामयाब हो, अच्छी चीज़ हो तो समझ आ, लेकिन वो उसको बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। तो आप स्टेज से भी कभी ना कभी इस तरह की बात बोल देते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि आपको चीज़ें पसंद नहीं आती हैं। हर चीज़ जो हम सोचे वो सही हो ये नहीं है, तो इसमें अच्छा मशवरा होना चाहिए। मशवरे के बाद कोई अच्छी चीज़ निकल के आए। और दूसरी बात है कि जो सामाइन है उनको भी एक मेरा ख्याल है, अब कितना कह बोल सकते हैं कि भाई एक आर्टिस्ट है वो जो पेश कर रहा है, आप उसको सुनिए, अगर अच्छा लगे तो बहुत अच्छी बात है, उसको सराहिए। अगर अच्छा ना भी लगे तो आप उसकी रिस्पेक्ट करें, सुन लें, अगर नहीं सुन रहे तो आप बाहर तक छिप रह जाएँ, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है। लेकिन उसको मजबूर करना कि नहीं साहब ये नहीं, हमें जो पसंद है आप वो सुनाइए, तो मेरा ख्याल ये गलत है। ख़ास मुलाकात में वक्त है एक और वक्फे का, और हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और जब हम लौट कर आएंगे तो पता करेंगे कि उस्ताद बड़े अली खां साहब का क्या असर उस्ताद रज़ा अली खां साहब पर अब तक मौजूद है। करम कर रहे हो मिटाने से पहले, करम कर रहे हो मिटाने से पहले,
हमें आजमाने से पहले करम कर रहे हो, मिटाने से पहले करम कर रहे हो, मिटाने से पहले यूं ही कम नहीं मुस्कुराना तुम्हारा, मुस्कुराना तुम्हारा, न देखो इधर मुस्कुराने से पहले। एक और तरफ आते हैं, मुहर्रम आ रहे हैं और हमने मतलब ईटीवी के ज़रिए आपकी सोच ख़ानियों को जो है बहुत लोगों ने पसंद भी किया है, और जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और करबला के शहीदों के चाहने वाले हैं वो उसको बहुत पसंद करते हैं। तो ये सोच ख़ानी का सिलसिला बचपन से आपने के साथ रहा या आपने इसको बीच में अपनाया? ये तो हमारा आबाई काम है। मेरा ख्याल मेरे परदादा, सकड़दादा, और तब से सोच ख़ानी तो हमेशा से रही। और वालिद साहब के साथ में मजलिसों में जाया करता था, तो बचपन से जब मैं ज़रा होश संभाली तो मैं उनके साथ बैठा, उनका बाजू बनता था, तो उनके साथ साथ पढ़ा करते था। तो इसी तरह से वो तालीम भी हुई सोच ख़ानी की, क्योंकि एक अलग चीज़ है वो, उसका पढ़ने का अंदाज़ बिल्कुल अलग होता है। उसके अंदर में मौसीकी नहीं होती, यानी सारे सुर होते हैं लेकिन मौसीकी की तरह उसकी पेशकश नहीं है। उसमें पुरसा देना है तो वो पुरसे का वो एक तासुर होना चाहिए। नहीं, वही मैंने एक बार कोशिश की, मुझे लगा कि ये जो साथ में बाजू होते हैं उनको सिर्फ गले से आवाज़ करने उसमें सारा हो जाएगा, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं एक लय उसकी भी मौजूद होती है, और वो पढ़ना भी पड़ता है। हाँ, और पढ़ना भी पड़ता है। तो वो एक मुख्तलिफ पायदान। इसका सिलसिला कहाँ से शुरू होता है? इसका सिलसिला ये तो बहुत कदीम है। ये रिवायत जो है अरब से आई है, मरसिया ख़ानी की। वही तो पहले क्या किया, हाँ, मरसिया और सोच ख़ानी जो है वो मतलब ये है। तो अब जैसे कि 6 मिसरे हो गए तो वो सोच बन जाता है, और अगर वो उसमें यानी शेर की शक्ल में हो तो वो सलाम हो जाता है, और फिर ये सब मरसिया जी फिर वो नौहे का यही है। तो ये पुराना सिलसिला है। तो ये अरबी में पहले बहुत अच्छा होता था, फिर फ़ारसी में होने लगा, और उसके बाद में फिर जब उर्दू ज़बान बनी तो फ़ारसी से ही मतलब वो फ़ारसी तर्ज के ऊपर में ही इसको किया गया। तो ज़्यादा जो तरजीह इसको हासिल हुई वो मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर और मुनिस साहब और दीगर हजरात जितने भी थे, सभी ने कहा, गालिब ने भी कहा, मरसिया सलाम भी कहा है। आप हमारे लिए सलाम के 2 शेर पेश कर पाएंगे हमारे सामने के लिए, ताकि उनको समझ आए? करने को नश्र में दत्ते है दर ज़मीन पर, मिसले फलक बुलंद है मिंबर ज़मीन पर, करने को नश्र में दत्ते है दर ज़मीन पर। अली नाज़ खुदा अली का नाज़ हुसैन, अली अली का नाज़ हुसैन, खुदा की ज़ात को सजदों का है जवाज़ हुसैन। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। पता
दे के तू नमाज मोहम्मद की है नमाज हुसैन के तू नमाज मोहम्मद की है नमाज हुसैन। आप हैदराबाद के हैं या आप कोलकाता के हैं? ये मुझे एक्चुअली कहना बड़ा मेरे लिए मुश्किल है। नहीं, हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि हम किसी से जिक्र करते हुए कहते नहीं वो तो हैदराबाद के हैं, फिर हम कहते नहीं प्रोग्राम में तो कलकत्ता से आते हैं। तो हमारी समझ में नहीं आ रहा कि उस्ताद रज़ा अली खां साहब जो है वो हैदराबाद के हैं या कोलकाता के हैं। नहीं, हैदराबाद का मैं हमेशा से हूँ, यानी कि मेरा ख्याल मुझे याद भी नहीं है, क्योंकि हैदराबाद में हमारे बुज़ुर्गों की बहुत पुरानी रवायत है। यहाँ पर सबसे पहले बरकत अली खान साहब यहाँ तशरीफ़ लाए 1930 में मोइनुद्दौला बहादुर के दरबार में सुबह, और फिर वहाँ से फिर सिलसिला चलता रहा। फिर नवाब ज़हीर जंग थे तो मेरे दादा बरकत अली खान साहब, फिर मेरे वालिद, उसी तरह से मैं। तो ये हैदराबाद में हमेशा से ही मैं हैदराबाद में हूँ, लेकिन हाँ मुकीम जो था वो मैं हमेशा से कलकत्ते ही में था। लेकिन हैदराबाद में इतना ज़्यादा मेरे ख्याल समझिए 75% हिस्सा जो है मेरी ज़िंदगी का वो हैदराबाद में ही गुजरा। नहीं, हम आपको जब हैदराबाद के प्रोग्राम में देखते हैं तो हमें ऐसा महसूस होता है कि आप रोज़ाना यहाँ होते हैं, क्योंकि आपको हर शख्स जो है आपसे इस तरह मुलाकात कर रहा होता है जैसे आपकी उससे रोज़ाना की मुलाकातें हैं। तो इस लिहाज से ये लगता है कि आप जो है हैदराबाद के ही हैं। लेकिन अभी जब आपने नवाब फिल्म का जो बंगाली, तो हमें लगा कि आप तो पूरी बंगाली जानते हैं, क्योंकि ज्योति तौर दाक्षिण्य के उन्हें तो अभी एकला चलो रहे, तो फिर आप अकेले भी चलते नजर आ रहे हैं वहाँ पर। तो ये क्या फ़र्क आ जाता है उसमें? एक्चुअली मेरी स्कूलिंग और कॉलेज जो है वो कलकत्ते में ही हुआ, तो ज़ाहिर है वो बंगाली ज़बान से जो है मैं बहुत आशना हूँ, और दोस्त अहबाब, और क्योंकि क्लासिकी मौसीकी का जो गढ़ है वो बंगाली ही है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में जी कदरदान भी हैं हर चीज़ को, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट ख़रीदना है तो वो कलकत्ते का आपको मिलेगा। और मेरा ख्याल है कि हिंदुस्तान के जितने भी चोटी के जो फ़नकार हैं, मेरा ख्याल 80% लोग जो हैं वो कलकत्ते में ही मुकीम हैं। तो कलकत्ता जो है वो मौसीकी का एक मक्का है, समझ लीजिए। अब हम अपनी बातचीत के उस आखिरी पड़ाव की संत जा रहे हैं जी। तो अब मैं आपसे दरियाफ्त ये करना चाहूँगा कि आपको हिंदुस्तानी क्लासिकल मौसीकी का मुस्तकबिल कैसा लगता है? देखिए, ज़रूरत के हिसाब से मुस्तकबिल में यकीनन ये रहेगा, मगर किस शक्ल में रहेगा इसका कहना बड़ा मुश्किल है। यानी कि मिसाल के तौर पे एक राग जो है मिनिमम आजकल लोग 45 मिनट 1 घंटा या 1.25 घंटा गा लेते हैं। उतना वक्त शायद लोगों के पास में ना हो, तो इसकी शक्ल कुछ और बन जाएगी कि वो कंसाइज हो जाएगा, कि मतलब एक राग जो है वो 10-10, 15 मिनट या 10 मिनट या 3 मिनट ही हो जाए, जैसे गाने होते हैं। तो उतना तो वार्म अप होने में ही वक्त लग जाता है, जितनी देर में आप 3 मिनट में राग कहाँ ख़त्म कर दें। जैसे कि बड़े गुलाम अली खान साहब ने 3 मिनट के जो रिकॉर्ड बनाए हैं पुराने, उसके अंदर उन्होंने सब कुछ किया है। तो उतनी अच्छी एडिटिंग उन्होंने की, उसके अंदर में बिलमपत भी की है, उसके अंदर सुर विस्तार भी हुआ है, उसमें मध्य लय भी है, उसमें ठा भी फिर रहे हैं और दुरत भी फिर रहे हैं, सभी कुछ है। तो कुछ ऐसा करके इंटरेस्टिंग बना के, ताकि लोगों का जो है ना वो रुझान या शौक़ उनको पैदा हो सुनने का, ऐसा कुछ तरीका निकालना पड़ेगा। वरना आप एक शाम बैठ के वहाँ पर एक राग 1 घंटा सुनने की, मेरा ख्याल इतना पेशेंस लोगों में नहीं है। हमने तो आपके प्रोग्राम में देखा, आपने जब मल्हार छेड़ा, अब बाहर बारिश पहले हो रही थी या बाद में हुई है? क्योंकि मैं जब बाहर निकला हूँ तो मैंने बारिश होते देखी थी, तो मुझे ये नहीं पता कि वो आपके मल्हार से बारिश हुई है या उससे कम हो रही थी। मरे पम पनी द नि नि सा सा नि नि सा नि नि सा रे नि नि सा द द नि नि मम प प ग ग मम रे द नि नि सा घटाए छाई है घटाए छाई
मैं खाना, ये मैं खाना किस्मत आज़मा ले, जिसका जी चाहे कॉलेज वगैरह में भी ग्रेजुएशन लेवल पे भी आ गया है, मौसीकी में लोग एमए भी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और पीएचडीज कर रहे हैं, और उसके बाद में फिर वो ज़ाहिर है और भी स्कूल कॉलेजेस में वो टीच भी करेंगे। और मगर ये इसका अगर एक अच्छा प्रेजेंटेशन अगर चाहिए तो मेरा ख्याल है मौसीकी को लिख के कभी भी ज़िंदगी में उसका इस्तेफादा नहीं किया जा सकता। ज़ुहैर को सौंप जाएंगे? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं। इंशाल्लाह। तो वो किस सतह पर वो मौजूद है? आप उन्हें भी ऐसे ही मौका देंगे जैसे 14 साल की उम्र में आपको दिया नहीं, गया? अब तो खैर माशाल्लाह वो काफ़ी बड़े हो गए हैं, बड़ी खूबसूरत आवाज़ है उनकी, और वो अपनी मौसीकी में खुद एक तलाश उनकी है, और आप सुनिए उनकी आवाज़ तो आपने सुनी ही होगी, तो माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं वो। 1977 में जब आपको 17 बरस की उम्र में पहला मौका मिला सेंट जेवियर में, ये कहाँ मिला था जब आपने नहीं, वो जो आपका सोलो हुआ था, ईडन गार्डन, जो सोलो था ईडन गार्डन यूथ फेस्टिवल, तो वो उसके बाद में और आज के जो आप हैं उनमें कितना आप फ़र्क महसूस करते हैं, कितना आपने अचीव कर लिया है? उस हिसाब से देखा जाए तो वो जब मैं सुनता हूँ तो मैं हंसता हूँ। वो ज़ाहिर एक बचपना था बहुत ज़्यादा, उसमें मैच्योरिटी मुदब्बरी जो थी बहुत कम थी। ज़ाहिर है आज की जो मेरी सोच है या आज की जो प्रेजेंटेशन है उसमें बड़ा फ़र्क है। उस वक्त टेक्निकल ज़्यादा थे कि मतलब कि भाई हम ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, और ये फर तान मार दी और ये सरगम और ये पलटा और ये तिहाई और ये वो बहुत अच्छी बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ बहुत अच्छी बात है वो, लेकिन एक राग को जिस तरह से फैलाना, उसमें मिजाज पैदा करना, लोगों के दिल तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना, ये अब मेरा ख्याल है कि उसमें और इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, लेकिन एक आपका वो बचपन है जो बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब की गोदी में खेला, और जब आप एक कुछ अच्छा जो हासिल कर लेते थे तो आपको खिलौने दे के आपको खुश किया करते थे, तो वो यादें और अब जो आपने हासिल किया है उन दोनों में कितना फ़र्क पाते हैं? वो ज़्यादा बड़ा इनाम था या आज आपको जो मिलता है वो इनाम बहुत बड़ा है? उसकी नौयत जो है वो हमेशा नंबर 1 पे ही रहेगी। एक तो दादा पोता, एक वो तो एक बॉन्ड है ही है, और उसके बाद में फिर जब इतना एक अजीम फ़नकार और इतना बड़ा एक गवैया और एक ऐसी शख्सियत जब उसकी इतनी क़ुर्बत हासिल हुई, और यानी कि ये मेरा भाइयों मियाँ मुझे बुलाते थे, वो पंजाबियों में जो है मियाँ जो है वो बड़े प्यार से रिस्पेक्ट जिसको मियाँ कहते हैं वो, तो वो भाइयों मियाँ ये मेरा यानी कि ये है, और ये मेरा नाम रोशन करेगा और गाएगा, ये सारी बातें मेरी दादी भी मुझे बताती थी, मेरी वालदा भी बताती हैं, मेरे वालिद भी कहा करते थे, तो बेइंतहा लगाव था उनका। तो ये कुछ यादें जो हैं ऐसी कि यानी कि एक मंदिर में वो गए, कलकत्ते में एक मंदिर है उसको कांच का मंदिर कहते हैं, बाल गोपाल का वो मंदिर है, तो उसमें खान साहब को बुलाया गया गाने के लिए, तो गए, तो मुझे भी ले गए साथ में वो, और वहाँ पर क्योंकि बाल गोपाल का मंदिर है तो वो खिलौने चढ़ते हैं उसमें, तो वो खिलौने देखा तो मैंने कहा मुझे ये चाहिए, तो उन्होंने कहा हाँ मैं अभी प्रोग्राम ख़त्म होगा रास्ते में ले दूँगा। मैंने कहा नहीं मुझे अभी यही चाहिए। उन्होंने कहा, अब उन्होंने स्वामी जी को देखा, उन्होंने कहा नहीं ये तो नहीं हो सकता, जो खिलौना चढ़ जाए वो मैं आपको हाँ कहने लगा वो हम बेटा बिल्कुल इससे अच्छा दिला देंगे, जैसे कि होता है कि भाई ये कर देंगे। वो नहीं हो, मैं तो वहाँ पर एड़ियाँ रगड़ने लगा, वो रोया। अब वो भी नहीं जा रहे आगे। अब वो काफ़ी देर जब हो गई तो वो स्वामी जी ने कहा कि ज़रा अब ये खान साहब को गाने नहीं देगा, तो वो गए और वही खिलौना ला के मुझे दे दिया। अब ये सारे जितने दूसरे लोग खड़े थे तो हैरान परेशान कि ये तो कभी हो ही नहीं सकती, ये तो मंदिर की रीत और रिवाजों के बिल्कुल ख़िलाफ़ है ये बात। बहरहाल ने कहा, बहरहाल खान साहब गाए, हम भी कुछ देर खेले और उनके गोद में ही वहीं पर जो है सर रख के सो गए, और ये हो गया, ये वाक़या हो गया। बहुत साल गुजर गए, कोई 10-12 साल पहले मैं घर पे रियाज़ कर रहा था, तो अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ क्योंकि कोई प्रेजेंस महसूस हुई, तो क्योंकि बत्तियाँ बंद थी, दोपहर का मौसम था, गर्मियों का मौसम, उसमें खिड़कियाँ बंद कर दी तो रोशनी नहीं थी। तो मैंने कहा भाई कौन बैठे हैं,
तो फिर हमने अपने भाई को आवाज़ दी, तो वो आए, उन्होंने बत्ती खोली, तो मैं देखा स्वामी जी बैठे हैं। तो अरे मैंने कहा महाराज आप यहाँ, कहिए क्या, कैसे आना हुआ। बड़ा उन्होंने कहा कि भाई वो एक मंदिर है, उसमें वो कांच के मंदिर का जिक्र किया कि वहाँ आपको गाना है। मैंने कहा ठीक है, ज़रूर इंशाल्लाह हाजिर हो जाएंगे। तो फिर जब वो जाने लगे दरवाजे पे, वो खड़े होकर कहने आपको कुछ याद है उसके बारे में। मैंने कहा जी क्या, उस मंदिर, मैंने कहा नहीं मुझे तो कुछ याद नहीं, फरमाइए क्या बात है। कहने आप अपने दादा के साथ गए थे और ऐसा ऐसा वाक़या। अरे मैंने कहा हाँ मुझे याद है, अच्छा ये वही मंदिर है। और कहने लगा हाँ वो जो आपने खिलौना लिया था उसका कर्ज आपको चुकाना है, तो आपको लिहाजा वहाँ नहीं, चलिए, बहुत खूबसूरत यादें आपने हमारे साथ आज बांटी हैं, और हम आपको नेक ख्वाहिशात देते हैं मुस्तकबिल के लिए भी, और हम सिर्फ आपके मुस्तकबिल के लिए नहीं, उस क्लासिकल मौसीकी के मुस्तकबिल के लिए आप नेक ख्वाहिशात पेश करते हैं और खुदा से दुआ करते हैं जिसको आप अभी तक जो है संभाले हुए और इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत बातें हुई उस्ताद रज़ा अली ख़ान साहब से, और ये जितने अच्छी आवाज़ के मालिक हैं उतनी अच्छी इनकी शख्सियत भी है। बहुत नेक दिल, बहुत नेक इंसान शख्सियत महसूस भी हुई हमसे मुलाकात करने के बाद, और हैं भी यकीन। और आइंदा हफ्ते फिर किसी नई शख्सियत के साथ हम इस ख़ास मुलाकात में आपके साथ शामिल होंगे। लेकिन इस पूरे प्रोग्राम के दौरान में हमने बीच बीच में जो आपके सामने उस्ताद के गीत, गज़लें और नग़्मे पेश किए हैं, वो हमारे प्रोग्राम की ही देन है जिसमें हमारी इनसे मुलाकात हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया। हमसे भागा न करो दूर, हमसे भागा न करो दूर, ग़ज़ालों की तरह हमसे भागा न करो दूर, ग़ज़ालों की तरह हमसे भागा न करो दूर, ग़ज़ालों की तरह हमने चाहा है तुम्हें चाहा